बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नई बात के साथ मैं हूं फवाद अहमद। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब ने अपने एक ट्विटर पैगाम के जरिए एक मरतबा फिर इस अमर का इजहार किया है कि मईशत बेहतरी की तरफ है। कुछ माशी आशारिये उन्होंने ऐसे पेश किए हैं कि जिससे तासुर मिलता है कि इमरान खान साहब ये बताना चाहते हैं कि मईशत बेहतरी की तरफ है। लेकिन आम आदमी का मामला ये है, वो महंगाई से परेशान है, पेट्रोल की कीमतों से परेशान है, बिजली की कीमतों में मुजव्वज़ा इजाफे से परेशान है। आम आदमी का मसला, आम आदमी का आशारिया वही है जो उसके किचन के अंदर उसको रोजाना नजर आता है। आम आदमी को रिलीफ कब मिलेगा? ये माशी आशारिये ये सिर्फ कागजों के लिए होते हैं, लोगों को बताने के लिए होते हैं, या इसका लोगों की जिंदगी पे कोई असर पड़ सकता है? यही आज के प्रोग्राम में जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे अशफाक तोला साहब, माहिर है माशी अमूर के और खास तौर पर टैक्स के मामलात के। एक आर्टिकल भी आया तोला साहब का जिसमें उन्होंने ये पूरे का पूरा एक मंजरनामा पेश किया है कि अगर पाकिस्तान की मईशत को बगैर टैक्स लिए चलाने की कोशिश की जाए या चलाना पड़े या चलाने का कोई इम्कान पैदा हो तो उसका क्या नतीजा हो सकता है, किस तरीके से चलेगी, लोगों को कितना टैक्स देना पड़ेगा और उसका रास्ता क्या होगा। तोला साहब से तफसील से उस सारे आर्टिकल के ऊपर भी बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि लोग ये सवाल करते हैं कि अगर पाकिस्तान IMF के पास ना जाए, पाकिस्तान दुनिया भर के ममालिक से कर्ज ना ले, तो आखिर मईशत कैसे चलेगी? क्या वाकई इसका हल मौजूद है या तोला साहब ने अपने आर्टिकल में सिर्फ कुछ किताबों का रेफरेंस दिया है जो अमली तौर पर शायद पाकिस्तान में मुमकिन ना हो? सब चीज़ों का जवाब लेंगे। तोला साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। तोला साहब, आर्टिकल की तरफ बाद में आएंगे, थोड़ा सा आहिस्ता आहिस्ता चलेंगे। PM साहब ने ट्वीट किया है लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर, उन्होंने तवज्जो दिलाई है। गो के असद उमर साहब पहले ट्वीट कर चुके थे, लेकिन ज़ाहिर है PM साहब की बात को हम अहमियत देंगे क्योंकि ज़ाहिर है कि वो मुल्क के सरबराह हैं। साथ ही उन्होंने कहा रिमिटेंसेज में मुसलसल जो है वो 8वां माह है कि एक तसलसल के साथ इजाफा हो रहा है, चीज़ें चल रही हैं। आपने इब्तिदा में कहा था कि लोग वहाँ से छोड़ कर आ रहे हैं, कोविड की वजह से पैसे भेज रहे हैं, कोविड की स्कीमें मिल रही हैं, तो ये 8 माह तक ये कैसे रह सकता है रिमिटेंस का मामला? तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, 2-3 चीज़ें मैंने कही थी। मैंने ये कहा था ट्रैवल बैन भी है आपका, तो लोग इस वक्त बैंकिंग चैनल से, क्योंकि वो आते नहीं, नॉर्मली क्या होता है कि लोग जब अपने घरों को आते हैं तो वो $8-10 हज़ार, $15,000 लेके आ जाते हैं, और जब आते हैं तो वो अपने घरेलू अखराजात के लिए अपने वालिदैन को या बहन भाइयों को दे के जाते हैं। तो वो रास्ता भी बंद है और ये अच्छी बात है पाकिस्तान के लिए। मैंने ये भी ज़रूर कहा था कि अच्छी बात है पाकिस्तान के लिए। देखिए, ये तो सबको पता है कि दुनिया में कोई नई एम्प्लॉयमेंट नहीं है, और मैं आपको इस बात से बता सकता हूँ कि मैं सुबह एक एम्बेसी गया मिडल ईस्टर्न कंट्री की, वहाँ वीज़ा के लिए, फिंगरप्रिंट्स के लिए, तो मुझे पता चला कि जी कि मेरा ख्याल है पूरा हू का आलम था और लोग थे ही नहीं। जब मैंने देखा, मैंने पूछा तो उन्होंने कहा जी एम्प्लॉयमेंट वीज़ा के लिए हमारे पास दिन में 200 से 400 लोग आते थे। ठीक है। बोला अब वो 3 या 4 लोग आ रहे हैं। अच्छा, 3-4 खुशकिस्मत अभी भी हैं? जी, होते हैं और वहाँ थे, मौजूद थे। तो मेरे हिसाब से ये एक बहुत बड़ा वर्ल्ड के लिए एक इशू है, हो सकता है पाकिस्तान के लिए सिर्फ ना इशू हो। और ये भी बात बिल्कुल आया है कि वहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा हुई थी और लोग परेशान हैं, क्योंकि मैं खुद ओवरसीज चैप्टर का ICAP का चेयरमैन हूँ, तो मुझे पता है कि वहाँ लोगों का क्या हाल है और वहाँ बड़ी मदद करनी पड़ी है लोगों की नौकरियां ढूंढने के लिए, और बहुत सारे लोग वापस भी आ रहे हैं। तो ये बात तो बिल्कुल क्लियर है कि जी ऐसा, मतलब आप कायम है अभी तक के रिमिटेंस वाली बात जो आपने कही थी कि ये कुछ असबाब है, ये मुस्तकिल कोई मामला नहीं है, मुस्तकिल जरिया नहीं है आमदन का, आप अभी उसके ऊपर कायम है? आप समझते हैं कि वो राय आपकी दुरुस्त थी? देखिए, मैं आज भी कह रहा हूँ वो पाकिस्तान के लिए अच्छी बात है, अगर आ रहे हैं तो आने दें। नहीं, खुशी की बात है, लेकिन जाहिर है उसका सबब तो निकालेंगे ना। मगर ये इस पे इन्हिसार कर लेना मुस्तकबिल के लिए, मेरा ख्याल है ये थोड़ा सा हमारे लिए, मेरा ख्याल है सही रहनुमाई नहीं होगी। अच्छा, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग क्या कहेंगे आप? वो भी खान साहब कहते हैं ये एक अच्छी नवीद है हमारे लिए, मगर ये चीज़ मैं ये नहीं, कोई मीखने नहीं निकालना इसमें। मेन जो आपकी टेक्सटाइल की ग्रोथ है वो रुकी हुई है। ठीक है। ऑटोमोबाइल है, ये है, मगर ये कंजम्पशन के ऊपर डिपेंड करता है, और इस वक्त थोड़ी क्रेडिट चीप हुई हुई है तो लोग गाड़ियां भी ले रहे हैं, मगर मेरा ख्याल है ये परचेजिंग पावर इतना नहीं है कि सस्टेन कर सकेगी। ठीक है, ये आर्जी है? मेरे ख्याल से कुछ सेक्टर्स जो हैं वो आर्जी हैं। जैसे देखिए, मैं आपको पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है,
जो चीज $24 पे हमने देखी थी। पेट्रोल की कीमत में मैं पूरी आपसे बात करूंगा, क्योंकि हर बंदे की मोटरसाइकिल में और चीजों में पेट्रोल डलता है, वो हम तफसील से बात करेंगे। दो चीजों के ऊपर हमने रहना है अभी। हाँ, एक चीज आपने थोड़ा सा मुझे और बतानी है। मैंने इंट्रो में भी जिस तरह से कहा कि खान साहब ने जिस तरीके से ट्वीट किया, एक वजीर मुमलिकत जो है, वो वजीर मुमलिकत कह लें या मुमलिकत का सरबरा ट्वीट करे, असद उमर साहब ट्वीट करें, हुकूमती टीम उसके ऊपर जो है ना वो शादियाने बजाए। चले शादियाने एक तंजिया लफ्ज हो गया, शादियाने ना कहें कि उसके ऊपर इजहार करें इस बात का कि मईशत बेहतर हो रही है। इससे आम आदमी को किस तरीके से रिलेट करेंगे आप? उसकी जिंदगी पे कोई फर्क पड़ेगा कि पाकिस्तान की LSM बढ़ रही है या पाकिस्तान को रेमिटेंस आ रही है? देखिए, LSM बढ़ने का मतलब है इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ी है। इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ी है तो नौकरियां बढ़ रही हैं। 1% GDP ग्रोथ आपको कम से कम 3 से 4 लाख नौकरियां देता है। तो अगर आप फर्ज करें 2% पे अगर आप आते हैं तो 6 लाख नौकरियां तो पक्की हुई ना आपकी। तो ये जाहिर बात है, लोगों के लिए अच्छी बात है, पाकिस्तान के लिए भी अच्छी बात है। और किस कदर अच्छी बात है, कहाँ तक ये आगे सस्टेन रहती है, अल्लाह करे ये ज़्यादा बढ़े। मगर नज़र आ रहा है, क्योंकि जब कोरोना की वजह से, कोरोना से पहले भी आपका जबू आली थी, कोरोना की वजह से जब आपकी इंडस्ट्री बैठ गई थी तो उसके बाद से ऑब्वियसली एक्टिविटी आई है। तो ऑब्वियसली अब आपको क्वांटम जंप तो मिलेगा, मगर हमें ये देखना है कि हमारी वो इंडस्ट्रीज जो कि एग्रो बेस्ड है वो कितना सस्टेन कर सकती है, जैसे टेक्सटाइल वगैरह। तो वो हमें देखना पड़ेगा और उनमें कहाँ से हम नौकरियां ला सकते हैं, बिकॉज कि ये वो इंडस्ट्रीज हैं जहाँ पर आपका लेबर इंटेंसिव है। बिल्कुल ठीक। तो वहाँ पर और अनस्किल्ड लेबर भी चल जाती है। तो ये 70% के करीब आपकी अनस्किल्ड लेबर है जो कि सीजनल होती है। मोस्टली ये होती है एग्रीकल्चर में, और बाद में जब उनको टाइम मिलता है तो ये एग्रीकल्चर की ऑफशूट टेक्सटाइल या शुगर में आ जाती है, या तो कंस्ट्रक्शन में। रोटेशन में है, यानी कि ये 3 महीने ये इंडस्ट्री चली तो इधर थे, इस तरीके से आपस में जाते हैं। थोड़ा सा इसका ओवरव्यू क्या बनेगा? ये जो 2-3 इंडिकेटर्स हैं या जितने भी इंडिकेटर्स होते हैं कि जो आप जैसे मईशत के माहिरीन हमें बताते हैं, इसका आम आदमी से कोई ताल्लुक होता है या आम आदमी का जो इकोनॉमी है वो बिल्कुल अलग चल रही होती है? फवाद, देखें, आपने 13 से 18 भी देखा था, आपने इससे पहले भी देखे थे, जल मुशर्रफ साहब और शौकत अजीज साहब को भी दौर देखा था। यही अशारिये थे, जब ऊपर जाते थे तो लोग खुशहाल भी थे। बिल्कुल ऐसे ही। तो अशारिये मायने रखते हैं, ये नहीं है बेमायनी नहीं है, मगर हमें अशारियों के अंदर अशारिये तलाश करना है। बिल्कुल ठीक है। ये नहीं हो सकता कि आज इस महीने 3 अशारिये अच्छे आ गए तो मैंने उसकी अपना ड्रम बीटिंग की, 3 अगले महीने 3 और अशारिये अच्छे आ गए और ये पिछले वाले खराब हो गए तो हम कहेंगे यार उसको छोड़ो, ये 3 अच्छे हैं इस पे करें। नहीं, इकोनॉमी एक पैकेज है और पैकेज जब साथ चलेगा तो चलेगा। एग्रीकल्चर आपकी इस वक्त तबाह हो गई है, बिल्कुल उसकी तरफ आपको तवज्जो देनी है और आपको काफ़ी चीज़ों पे जोर देना है। मगर अब देखें, इतनी वीक पॉलिटिकल सिचुएशन जब हो किसी हुकूमत की भी, और जिस वक्त तक आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी, मैं पहले भी कहता आ रहा हूँ और फिर कहता रहूँगा कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का तस्वर नहीं हो सकता। ठीक है, मजबूत गवर्नमेंट आप समझते हैं कि इकोनॉमी को भी मजबूत कर सकती है, चाहे किसी की भी हो? यस, ऑफ कोर्स, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। अगर देखिए, हमारे यहाँ मजबूत गवर्नमेंट से मुराद क्या है? सीटें नहीं हो सकती। ठीक, सारे सेक्टर साथ चल रहे हो, सीटें सही, हाँ, सब एक पेज पे हो, सब एक लाइन पे और एक वर्ड पे हो, तो बात मेरा ख्याल है कुछ तस्वर हो सकता है। और मेरा ख्याल है जरा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज है। चलें थोड़ा सा आगे की तरफ चलते हैं। चेयरमैन FBR फरमाते हैं कि जी दवाइयों और जो खाने पीने की अशिया है उस पे आइंदा बजट में रिलीफ मिलेगा। कितना रिलीफ मिलेगा? लोगों को क्या रिलीफ मिल सकता है? क्या आइडिया क्या है आपका, कितना देना बनता है? देखिए, 2 चीजों पे मुनसर करेगा आपका। आपकी IMF से क्या बात होती है? IMF हमेशा कभी भी फूड और मेडिसिन पे, फूड, एजुकेशन और मेडिसिन पे IMF मेरा ख्याल है ज्यादा जोर नहीं देता। तो अगर आप ड्यूटीज हैं कुछ रॉ मटेरियल पे जो मेडिसिन की, और अगर आप वो जाहिर बात है कम करेंगे तो महंगाई में तो कमी आएगी। और महंगाई में दवाओं का बहुत कम इम्पैक्ट होता है, दवाओं का। बिल्कुल ठीक। बाकी हॉस्पिटलाइजेशन और बाकी चीज़ों पे अलग बात है। मगर आप ये भी देखें कि माजी में जितनी रैम्पेंट डिवैल्यूएशन हुई, जिस तरीके से प्राइजेस बढ़ी हैं, अगर आटे में नमक के बराबर मैं कम कर दूंगा
तो फिर वही शोर होगा और वही फिर, यानी कि आटे में नमक के बराबर ही होता हुआ दिख रहा है आपको। देखिए इन्फ्लेशन तो आटे में नमक के बराबर ही कम हो सकता है ना। अगर 100 आइटमों में से मैं एक आइटम ले लूं और इस एक आइटम में भी 1% कम कर दूं तो आटे में नमक ही होगा ना। चले खाना पूरी तो हो जाएगी ना। खाना पूरी नहीं, उनकी नेक नियति शामिल है। मैं जावेद गनी साहब की बात हमेशा मायने खेद होती है और बड़े अच्छे जय्यद ब्यूरोक्रेट है। चले एक ब्रेक लेते हैं थोड़ा सा। ब्रेक के बाद जब आएंगे नाज़रीन, दो चीज़ों के ऊपर अहम बात करनी है। एक पेट्रोल की प्राइसेस, LNG मरियम नवाज साहिबा कहती हैं, PMLN वाले कहते हैं, शायद खाकान अब्बासी साहब कहते हैं कि हुकूमत ने बहुत महंगी खरीदी है। LNG का क्या मामला था? पेट्रोल की प्राइसेस अगर दुनिया के साथ ही बढ़नी घटनी है तो फिर इसके अंदर रिलीफ आवाम को कहाँ मिलेगा? ये दो चीज़ें ये हो गई। और तीसरी चीज़ तोला साहब का जो आर्टिकल है उस पर ज़रूर बात करेंगे आफ्टर शॉट। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर खुशामदीद। इशफाक तोला साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान की मईशत का जायजा ले रहे हैं, हकीकी अंदाज में ले रहे हैं, किसी फिगर की बुनियाद पे नहीं, किसी तजिए तबसरे की बुनियाद पे नहीं, बल्कि जो मारूजी हकाइक हैं, जिस बुनियाद पर फैसले हो रहे हैं, उसी बुनियाद पे जो रिजल्ट आना है, जिसकी तवक्का की जा सकती है, उसी पर बात कर रहे हैं। तोला साहब, PMLN हो, ओपोजिशन कह लें आप, PMLN को छोड़ें, वो ये कहती है कि जी LNG के महंगे सौदे हुए, इसमें क्या हकीकत है? शायद खाकान अब्बासी साहब तो मनाजरे भी इसके ऊपर कर रहे हैं, इसमें क्या हकीकत है? दूसरी, पेट्रोल प्राइस जो है, इसमें आवाम को रिलीफ कहाँ मिल सकता है? अगर पेट्रोल प्राइस ने इंटरनेशनल मार्केट से कनेक्ट ही रहना है तो फिर इसमें कमाल किसका क्या है कि वज़ीर आज़म ने आपको 6 रुपये छोड़ दिए, 4 रुपये छोड़ दिए। ये जो फ्लक्चुएशन आती है कि एक समरी भेजी जाती है 10 रुपये की, उसमें जी PM साहब ने अपनी जो है वो सवाबदीदी इख्तियार इस्तेमाल करते हुए सिर्फ 3 रुपये बढ़ा दिए, 7 रुपये छोड़ दिए। हकीकत क्या होती है? ज्यादा लोग ये इस पे नाराज ये होते हैं कि जी 10 रुपए की समरी बेच के 3 रुपए कर दिए, आप बेचते 3 रुपए की, आप ही भेज रहे हैं, आप ही एक्सेप्ट कर रहे हैं। इसके ऊपर थोड़ा सा आप लोगों को सच्ची बात बता दो। देखिए ये बड़ा पेनफुल अमर होता है और जब घटता है तो अच्छी बात काउंट नहीं होती है और जब बढ़ता है तो बुरी बात काउंट हो जाती है। और ये हकीकत है, जब जेब से पैसे निकलते हैं तो इंसान को बड़ा भारी पड़ता है और ये ट्रू विद मी एज वेल। मगर प्राइसिंग एक फार्मूला डिटरमाइंड है। ये नहीं होता कि जी आज रात को मैंने कोई और फार्मूले से वर्क किया था। ये पिछले 8-10 सालों से एक ही फार्मूला है जो वर्कआउट हो रहा है। ठीक है। तो वो जो ओगरा आपको देता है वो उस फार्मूले में जमा तफरीक नहीं करता, वही चीज को दे देता है कि जी ये बनती है। ठीक है। अच्छा, उसमें कंपोनेंट होते हैं, पेट्रोलियम लेवी का कंपोनेंट है, टैक्सेस का कंपोनेंट है। एक हद तक तो वो जो रिफाइनरी की कॉस्ट है वो अलग हो गई। ठीक है। जो ऑयल आया, इसकी क्या अरब लाइट की रेट थी, कितना इस पे प्रीमियम पे किया, और इस हिसाब से एक पूरा सेट फार्मूला उसे बनती है। बट जब ऊपर हम आते हैं और जब हम उसमें देखते हैं प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर के डिस्क्रेशन को, तो उसके पास 2 डिस्क्रेशनरी पावर्स होते हैं। सेल्स टैक्स में कमी या ज्यादा कर सकता है, अगर वो नहीं करता और 17% मैनेज रखता है अब उसको, तो वो पेट्रोलियम लेवी में कम ज्यादा कर सकता है। ठीक है। तो वहाँ उसके पास 2 जगहों पर ऑप्शन है। ज्यादातर तो पेट्रोलियम लेवी में होता है, बिकॉज तो सेल्स टैक्स 17% पे फिक्स कर दिया IMF के कहने पे अब आपने। पहले बहुत ज्यादा होता था। ठीक है। तो मेरे ख्याल से वक्त के हिसाब से लोग करते हैं और ये इट्स नॉट ट्रू विद दिस गवर्नमेंट। पॉलिटिकल तो नहीं है ये चीज तोला साहब? पॉलिटिकल तो होती है ना सर। नहीं तोला साहब, देखे ना, मेरी बात सुने, एक छोटी सी बात समझने की है। अगर लेवी में जो है वो कमी कर दी जाए, इस हद तक कमी कर दी जाए कि जी रेवेन्यू कलेक्शन में एक बड़ा गैप आ जाए, तो मुल्क कैसे चलेगा? ठीक है ना, ये कुछ चीजें तो मैं कोई फेवर में नहीं हूँ। देखिए, पेट्रोल गाड़ी में मेरी भी डलेगा और हमारे कैमरामैन की मोटरसाइकिलों में डलेगा और ये रोजाना जो है ना ऑफिस आते हुए न जाने किसको गालियां देंगे। लेकिन मेरिट के लिए अगर हम बात करें, मेरिट पर क्या पॉसिबल है? मैं किसी की फेवर की बात नहीं कर रहा, मुझे मेरिट बताएं। फवाद, मुझे एक बात बताएं, पहले एक जमाने में हम जब छोटे थे ना, तो एक गाड़ी में 4 लोग ट्रेवल करते थे, ठीक है ना। अब हमारी कोशिश होती है कि हर बंदा अपनी गाड़ी में आ रहा। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो क्या वो आदत खत्म हो गई? हमारे यहाँ सबसे बड़ा मसला ये है कि मास ट्रांजिट का कोई अच्छा निज़ाम नहीं है। आप UK चले जाएं, आप यूरोप चले जाएं, आप US चले जाएं, आप एशिया में आगे पीछे चले जाएं, मास ट्रांजिट काफ़ी है। तो मास ट्रांजिट का एक फुकदान है और कराची में होप करें कि सर्कुलर रेलवे पूरी चल जाए और अच्छी हो, जिस हालत में है उस हालत में ना हो, अच्छी बसें आ जाएं। तो आप मुझे बताएं, अगर आपको फैसिलिटेशन मिल जाएगी
तो वो पेट्रोल भी बचेगा, मगर आपको थोड़ा नीचे आना पड़ेगा हम ठीक सबको। है, कॉलर थोड़ा सा झुकाना हाँ, देखिए ना, आप एक यूके में देख लें, हमारे जितने भी दोस्त हैं वो सारे ट्यूब्स में आते हैं, तो क्या इसमें कोई नहीं, छोटा नहीं हो जाता इंसान, मगर एक माइंडसेट को ठीक करना पड़ता है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये यस, पेट्रोलियम बढ़ रही है, और गवर्नमेंट, आपने जैसे खुद कहा कि गवर्नमेंट चलाने के लिए, कार्य सरकार के लिए भी तो पैसे चाहिए ना, तो अब किस हद तक एक बंदा जा सकता है। हाँ, जो दो चीज़ों में हम रुकावटें या बॉटलनेक्स क्रिएट कर सकते हैं, वो एक, मैंने आपको हमेशा कहता हूँ कि इंटरेस्ट रेट नीचे रखें ताकि आपको कम से कम सूद की मद में खर्च करना पड़े, और दूसरा आप अपनी डॉलर पैरिटी को नीचे रखें ताकि आपकी अफरात-ए-ज़र कम रहे। ये दो चीजें अगर कम रहेंगी तो लोग खुशहाल रहेंगे। यानी कि इस तरफ से अगर आप कंट्रोल कर लेंगे तो फिर पेट्रोल की मसरूआत की उसमें भी। देखिए, असल में लोग यहाँ समझते नहीं है। हम रोज, मैं भी आपके यहाँ बैठ के कहता हूँ, दूसरे तज्जियाकार भी कहते हैं कि जी हमारी मुतवाज़ी मईशत बहुत बड़ी है। अब हम ये राग अलाप रहे हैं, एक सदी से, तो एक दिहाई से तो मैं भी अलाप रहा हूँ। बिल्कुल सही है। और अनटर्न है, हमें भी चांस मिलते हैं, हम भी नहीं कर सके कुछ, सीधी बात है। बिल्कुल ठीक है। मगर बात यह है कि आप इसको प्लान करें। टर्की ने प्लान किए, एक्शन प्लान होते हैं, आप एक्शन प्लान करें। तुर्की में अगले 3 सालों में $770 मिलियन खर्च होगा, सिर्फ ये प्लान को मद्देनजर रखते हुए कि कौन सी ऐसी इनकम्स हैं जो टैक्स के जुमरे में नहीं आती, उनको हम इंसेंटिवाइज करके या सिस्टम इन प्लेस करके कैसे हम लेके आए टैक्स के जुमरे में। जब वो टैक्स में आएगी तो आज उसकी 23% अगर टैक्स टू जीडीपी है, कल 25% होगी। यानी कि लॉन्ग टर्म में ऐसी प्लानिंग करनी पड़ेगी कि जिसकी बुनियाद पे चीजें ठीक तरह से। अच्छा, एलएनजी की हवाले से अपोजिशन ये कहती है कि जी महंगे सौदे कर लिए, वाकई महंगे सौदे हुए? देखिए, हुआ क्या है कि ये टाइम फ्लाइज, टाइम चेंजेस, वो टाइम ने टर्न मारा है। ठीक है। ये पहले इल्जाम लगता था शाहिद खाकान पे कि जी आपने महंगे सौदे किए, मैं आता कि मैं कह सकता हूँ कि ब्रिलियंट सौदे किए। आज आप अगर हम IMF की नेगोशिएशन का भी देखेंगे, जहाँ तक मुझे याद पड़ा, उन्होंने कहा कि जी आपके ये जो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स हैं LNG के, वो खत्म हो जाएंगे, तो आप इसके लिए अभी से काम शुरू करें। ये छुपाया हुआ होगा, आप देख लीजिएगा, डॉक्यूमेंट में मिल जाएगा। ठीक है, हम उनको गालियां दे रहे थे, वो बेचारा जेल तक गया इस मामले में। अगर करप्शन किसी ने भी किया, बिलाशुबा उसको पकड़। बिल्कुल ठीक। मगर अब वक्त ने तब्दीली की है, वो जो स्लोप होता है, उन्होंने 3 कॉन्ट्रैक्ट किए, उसमें डिफरेंट स्लोप्स पे काम किए। ब्रेंट का 13 और 12 ऐसे ही कुछ इनका कन्वर्जन होता है, यानी कि अगर $100 का ये है तो $100 का है तो $12 का हमें मिलेगा स्लोप। अच्छा, अब स्लोप तो ठीक है, आगे पीछे होता रहता है। आपने क्या किया, आपके पास जो कार्गो टर्मिनल पे कैपेसिटी है, उसको भी नहीं बढ़ाया, वो ऑर्डर नहीं किया। नहीं, वो ऑर्डर ही नहीं किया, बढ़ाया भी नहीं, ऑर्डर भी नहीं किया। चले अब 2 और बना लेते हैं। हाँ। ठीक है, अब इसका हल ये था कि आप इस वक्त अब जो आप लेने जा रहे हैं, दुनिया को पता होता है इतनी छोटी सी मार्केट है कि किसकी क्या जरूरत है, और डिमांड होती है, सबको पता है सर्दियों में डिमांड गैस की बढ़ती है, तो आपको तो एडवांस तैयारी करनी चाहिए। अब काउंट देखिए, पहले वो इल्जाम लग रहा था कि महंगा गैस खरीदा गया, अब इल्जाम लग रहा है कि जी फर्नेस ऑयल की माफिया ने LNG ना खरीद कर अरबों रुपए बना लिए। और आपके हमारे दोस्त ये करते हैं, 123 अरब का पूरा फिगर भी उन्होंने वर्कआउट किया हुआ है, अब पता नहीं शायद बढ़ भी गया हो, मगर मैं आपको ये कह रहा हूँ, ये अगर इसमें हकीकत ना होती तो आज ये बात इतनी नहीं बढ़ती और आज इक़्तिदार के ऐवानों में ये ना गूंजती। मगर मेन ये कहता हूँ मैं आपको कि जब भी लुक बिफोर यू लीव, हमेशा देख लेना चाहिए कि आइंदा ये वक्त खराब होगा, और सच बात करेंगे तो कभी भी बुराई, मेरिट पर बात करेंगे तो खराब नहीं होगी। अच्छा, IMF के प्रोग्राम को दोबारा रीएक्टिवेट अगर किया जाए तो आम आदमी को उसको कैसे भुगतना पड़ेगा और क्या उसके इम्कानात हैं? आप खुद कह रहे हैं भुगतना पड़ेगा, पर तशरीह मुझसे करवा रहे हैं। वक्त भुगतने का मतलब ही भुगतना है। क्या क्या चीजें भुगतना पड़ेगी? देखें, भुगतनी ये पड़ेगी, क्योंकि भुगत तो वैसे भी रहे ना। देखें, भुगतना नहीं, मगर भुगतने का मतलब ये नहीं है कभी भी हमारा कि हम बिल्कुल ही मर गए। भुगतने का मतलब ये है कि अब हमें एक वो जो है ना, इतने लितर पड़े हैं कि अब हम सह चुके हैं, आदी हो चुके हैं। अब मजीद कितने लितर पड़ने ये आप सोचें। वो ये आपका मेरा ख्याल है शरह सूद में इम्प्रूवमेंट होगी, फिर वही आपको जिन चढ़ेगा वेस्टर्न इकोनॉमी का कि फ्री मार्केट
जब फ्री मार्केट होती है और करेंसी जब आप खुला छोड़ोगे तो थोड़ा बहुत तो फिर बढ़नी है, इन्फ्लेशन बढ़ेगा मेरे हिसाब से। अब ये हफीज शेख साहब मेरा ख्याल है देखें वो किस तरीके से इसको कंट्रोल करते हैं, इनकी टीम, रजा बाकिर साहब। तो अब तो मेरा ख्याल है इनको भी 2-2 साल ऑलमोस्ट होने को आ गए हैं, समझ में आ गया क्या अब तो समझ में, अब तो समझ आ जाना चाहिए कि क्या आप करना चाहिए ऐसे हालात में जहाँ पर आपकी मईशत मुतामिल हो ही नहीं सकती अफरात ज़र की और मजीद किसी किस्म के शौक की। 7 महीने तकरीबन 6 महीने गुजर गए हैं, टैक्स कलेक्शन क्या कैसा रहा, अहदाफ पूरे होंगे नहीं होंगे? अभी तक तो ठीक है। मैं समझता हूँ देखिए अब स्ट्रेस बढ़ रहा है। वो हम कहते हैं ना जब हम जॉगिंग कर रहे होते हैं तो या तो वॉकिंग भी करते हैं तो कहीं कहीं आप ट्रैक पे चढ़ रहे होते हैं तो इंक्लाइंड की तरफ जब जाते हैं ना तो सांस फूलती है। बिल्कुल ऐसे ही। तो अब सांस फूलेगी, फरवरी में इतनी ना फूले, मार्च से फूलनी शुरू हो जाएगी। अल्लाह करे ना हो। शॉर्टफॉल बढ़ेगा? शॉर्टफॉल मेरा ख्याल है 45-46 के करीब कर लेंगे, 200-300 अरब का शॉर्टफॉल हो सकता है। बट मैं बाय एंड लार्ज एक बात कहूँ आपको, एक ये टीम है ना, एफबीआर की टीम है, एफबीआर की टीम आई, एफबीआर चला रही है, अच्छे बुरे हर मर्तबा आपको एक आवाज लगती है कि जी ये करप्शन है, यहाँ पर करप्शन है, वहां पर करप्शन है, और ये पिछले 15 सालों से मैं सुन रहा हूँ कि करप्शन है। मैं आज तक इसका सद्देबाब किसी ने नहीं किया और आज तक किसी ने ये नहीं कहा कि करप्शन फ्री हो गई है। चले थोड़ा सा एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद आएंगे तो वही बात रह गई कि पाकिस्तान को किस तरीके से बगैर कर्ज लिए चलाया जा सकता है। तोला साहब से उसका जवाब जरूर लेना है और तोला साहब से ये भी गुजारिश करनी है कि जो भी बात करें वो अमली तौर पर मुमकिन हो ताकि लोग समझ सकें कि पाकिस्तान अगर टैक्स के बगैर चलाने की कोई गुंजाइश मौजूद है तो फिर क्यों नहीं चला जाता। आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। जी ब्रेक के बाद एक बार था फिर खुश आमदीद। बहुत मज़ेदार बहुत अहम गुफ्तगू होने वाली है, वो ये है कि पाकिस्तान की मईशत को बगैर कर्ज लिए किस तरीके से चलाया जा सकता है, लोगों को कितना टैक्स देना पड़ेगा, किस टैक्स नेट के अंदर आकर जो है वो पाकिस्तान को कर्जों के जाल से बाहर निकाला जा सकता है। तोला साहब ने एक आर्टिकल लिखा है, उस आर्टिकल में बहुत सारे हवाले मौजूद हैं। क्या वो हवाले पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की मईशत के लिए काबिल अमल है, ग्राउंड पर उसकी एग्जीक्यूशन मुमकिन है? तोला साहब से ही पूछते हैं। तोला साहब आप कहते हैं कि जी पाकिस्तान की मईशत चलाई जा सकती है कर्ज लिए बगैर, लेकिन उसके लिए ये इकदाम करने होंगे। कौन से इकदाम हैं? बड़ा तफसील से इसके ऊपर हमने जायजा लेना है क्योंकि लोग ये सवाल पूछते हैं, लोग ये सवाल करते हैं कि यार कर्ज लेना जरूरी है। खान साहब कहते थे कि कर्ज नहीं लूंगा, बहुत सारी बातें थी, वो नहीं कहना चाह रहा मैं, मतलब खुदकुशी और इस तरह की बातें भी थी। जाहिर है कि हमारे वज़ीर में खुदकुशी ना करें तो अच्छा है, बच्चे ना देखें, इस तरह की बहुत सारी बातें थी। तो अगर खान साहब ये देखना चाहें और उनके पास कोई सोल्यूशन, मतलब देखे ना एक वजीर आजम है, जाहिर है कि वो पूछता होगा कि कोई सोल्यूशन है तो बताओ यार कैसे बगैर कर्ज के हम गुजारा कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई सोल्यूशन है वो है क्या? मेरे पास कोई सोल्यूशन नहीं है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, आई वॉज इंस्पायर्ड बाय स्टेटमेंट ऑफ आवर, जितने भी माजी के हमारे वज़ीर आज़म ने कि हम कर्ज नहीं लेंगे, मईशत को कर्ज के बोझ तले हम नहीं दबने देंगे, बाकी बला मैंने इसको मैं बड़ा सोचता था, मैंने कहा यार ये मुश्किल है और वाकई नामुमकिन है। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल, मतलब कंटेनर पे कहना आसान है, वैसे नामुमकिन है? नहीं, कंटेनर पे भी नहीं कहना चाहिए। सवाल ये है कि जर्मनी जैसे कंट्री ने ये ट्राई किया, ठीक है, और जर्मनी की ये जो आई थी मैडम चांसलर एंजेला मर्केल, उन्होंने कहा कि जी हम कोई कर्जा नहीं लेंगे नया, ठीक है। तो उनके जो फाइनेंस मिनिस्टर थे उन्होंने ताबेदारी में कहा कि जी मैडम आई विल डू इट। उन्होंने एक प्लान बनाया। अब प्लान क्या बन सकता है? देखिए, नया कर्ज ना लेना क्या मतलब है पता है आपको? एक ये हो सकता है कि मैं असासे बेचूं, ठीक। दूसरा ये हो सकता है कि मैं निचकारी कर दूं, ठीक। तीसरा ये है कि मैं अपनी अखराजात से ज्यादा आमदन कलेक्ट करूं, ठीक है। 3 चीजें है ना। और चौथा ये होता है कि यार एक डेट को दूसरे डेट से पे कर दो, स्वैप जिसको हम कहते हैं। या ये होता है कि अगर कोई प्रोजेक्ट है जो सेल्फ सस्टेनिंग है, जो खुद कमाए, खुद खाए, खुद दे दे, तो नया कर्ज नहीं बढ़ेगा। अब हमारे केस में फवाद कोई ऐसी चीज मौजूद नहीं है।
निजकारी का आपको पता है बड़ा अमल चल रहा है, अच्छा काम कर रहे हैं, बस स्लो चल रहा है और वो आपको तकाजे पूरे करने पड़ते हैं। मईशत दुनिया की अच्छी नहीं है, उसको लेने नहीं आएगा। फिर हमारे यहाँ अवामी मसाइल, काफी लोगों स्टील मिल नहीं बंद कर सकते आप, बेच नहीं सकते। दूसरा तरीका मैंने आपको कहा, आप नोटे छापें, नोटे छापेंगे अफरात इधर हो जाएगा। तीसरा आप टैक्स भरें। तो हमने इसकी पूरी रिसर्च कर डाली कि भाई पाकिस्तान में जिस दिन आप 1 रुपया कमाता ही है गवर्नमेंट, 3 किस्म के आमदन होती है। ठीक है। एक टैक्सेस की मद में होती है, स्टेट की 3 किस्म की आमदन है, फेडरेशन की। ठीक है। एक टैक्स की मद में होती ठीक है। दूसरी नॉन टैक्स रेवेन्यू है जो आपकी प्राइवेटाइजेशन बेच के सब कर ली। तीसरा अदर टैक्सेस होते हैं, कैपिटल वैल्यू टैक्स, ये सारे आ जाते हैं। तीनों में जो पहली वाली है जो टैक्सेस की मद में, आपका आर्टिकल 160 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, उसको अगर मैं 7th NFC अवार्ड के साथ मिला के पढ़ूं तो वो ये कहता है 58.5% जो भी आप कलेक्ट करोगे वो सूबों को। पहले 41.5 था, बढ़ता 58.5, तो एक बहुत लंबा गैप आ गया NFC अवार्ड में। वो डेवोल्यूशन ऑफ पावर हुआ, पावर डिवॉल्व हुआ मगर खर्चे डिवॉल्व नहीं, जो मैं समझता हूँ। ठीक है। फिर 1-1.5% गिलगित बल्तिस्तान और आजाद जम्मू और कश्मीर को हम देते हैं अपनी ग्रांट में। तो ये मिला के 60% रुपए में से 60 पैसे मैं दे देता हूँ सूबों को। अब अगर मैं देखूं फेडरल गवर्नमेंट के खर्चे क्या हैं, डेट सर्विसिंग, डिफेंस, आपकी सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपकी पेंशन पे, आपके कार्य सरकार के अखराजात, फिर आपके डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर, जो आपकी रोडें बननी है, सड़कें बननी है, नए प्रोजेक्ट आने हैं। तो इसकी मद में अगर मैं नेट देखूं, एक जो है मैंने कहा ना जो टैक्सेस की आमदन, एक टैक्स की आमदन है और एक गैर सरकारी या नॉन रेवेन्यू टैक्सेस को हम कहते हैं, और एक अदर टैक्स, उनको मैं निकाल दूं अगर, तो गवर्नमेंट को अगर 40% अपने आप को ब्रेक इवन करने के लिए, मैं ये नहीं कहता कि उससे कर्ज उतर जाए, आपको पहले साल यानी अगले साल अगर मैं ये करूं तो 15,000 अरब और उससे अगले साल 18,000 अरब करीब कलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, कैसे करेंगे? हाँ, अब यहाँ आते हैं ना, मैं आपको इसीलिए तो बता रहा हूँ। तो ये तो नामुमकिनात में से हो गई। जहाँ 555 अरब ना होता हो वहाँ 5,555, उस पर भी हम 10 दफा दौड़ लगा रहे थे, मगर वो तो टारगेट ही गलत लिया था, उनको पता ही नहीं। मेरा ख्याल है इतनी गलत कैलकुलेशन तो पाकिस्तान की तारीख में किसी, मेरा ख्याल है अनाड़ी ने भी नहीं की होगी जितने हमारे चेयरमैन FBR करके पिछले वाले हैं। मैं नहीं समझता कि हो सकता था, अगर वो करते भी IMF के साथ एग्री करते हैं तो मैं समझता हूँ ये नादानिस्तगी थी। बिल्कुल ठीक है। फर्दरमोर अब जब मैं करता हूँ तो आपको पता है बड़े मजे का किस्सा, अभी आपका टैक्स टू GDP है 9 समथिंग, उस वक्त आपका हो जाएगा 35.8। ठीक है। और उसके बाद वो अगले साल हो जाएगा 39। ठीक है। जो अमेरिका, टर्की, चाइना, इंडिया, जिसको अभी मैं उठा के देख लूँ, बात सिवाय 5-6 यूरोपियन कंट्री के, डेनमार्क टाइप की, जो 45% पे किसी का भी नहीं है। ठीक है। तो ये तो नामुमकिनात में से है। ठीक है। तो अब ये कहना, मैंने आज आर्टिकल जो भी ये लिखा है 1-2 दिन में, उस पर रिसर्च करके मैंने काफी अर्सा काम किया, इसलिए लिखा कि ये बहस बंद हो जानी चाहिए कि हजरत मैं बगैर मतलब ये अगर ये अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा अगर ये NFC अवार्ड को चेंज भी कर देंगे और अगर आज भी फ्रीज करके 20% जम दे दूं तो भी 11-12 हजार आपने 13 हजार आपने कलेक्ट करने, आप कर ही नहीं सकते। ठीक है। तो ये ख्वाब है जो शर्मिंदा होगा उसकी ताबीर नहीं होगी। बिल्कुल ठीक है। अब ये बहस बंद हो, यानी कि अगर मैं आज खड़े होकर ये कहूं भी कि मैंने सब कुछ ठीक कर दिया है और अब मैं करते नहीं लूंगा, तो ये आप कहते हैं झूठ होगा। मैं नहीं कहता, ये तो आदादो-शुमार आशारी आपके कह रहे हैं ना। मारूजी हालात अगर उसको आप कह लें, मारूजी हालात तो आप छोड़ ही देना, हालात तो कुछ भी अच्छे हो जाए, आप डेनमार्क तो नहीं बन सकते। बिल्कुल ठीक है। आपकी कोई नेदरलैंड की तरह इतनी बड़ी फूलों की एक्सपोर्ट नहीं है। अच्छा, चले थोड़ा सा इसको मजीद रिफाइन कर लेते हैं। एक कर्ज लेना होता है अब्रप्ट,
कर्ज दे दो, तुम भी दे दो, तुम भी दे दो, तुम भी दे दो, जिसके नतीजे में आखिर में होता है कि आप एक बॉटल नेक में जाके फंस जाते हैं। एक तरीकेकार ये हो सकता है कि मैं स्मार्टली प्ले करूं कि मेरे पे बोझ कम आए, मैं टैक्स के बोझ के नीचे कम दबूं, मुझे दूसरे की शराइत कम से कम मानना पड़े, और मैं एक स्मार्ट प्ले करते हुए रास्ता निकालूं। वो स्मार्ट प्ले करते हुए रास्ता क्या हो सकता है, हमारे रेवेन्यू के अंदर कितनी जान हो सकती है और किस तरीके से इस गेम को चलाया जा सकता है। देखिए, रेवेन्यू का जो मैटर है ना, बड़ा सोफिस्टिकेटेड होता है। हर 5 साल में डबल आप कर दें, यानी हर साल अगर आप टैक्स टू जीडीपी 1% बढ़ाते रहे तो आपकी एक सक्सेस है। मगर हमारे यहाँ मसला ये होता है कि जिस वक्त वो हुकूमत कोई काम कर रही होती है उसको तो हम कहते हैं वाह वाह बहुत अच्छा काम किया। बिल्कुल ठीक है। द मोमेंट वो बेचारे गए तो उस पर फिर आप 50 इल्जामात लगा देंगे कि उसने इंपोर्ट बेस कर दी थी। अच्छा, ऐसे ऐसे तज्जिए मैंने सुने हैं कि जी 7 अरब का कर्जा आपने झोंक दिया। बिल्कुल गलत बात है। वो कोई 7 अरब का कर्जा नहीं लिया था पिछली हुकूमत ने, वो एक मैनेजमेंट मैकेनिज्म के तौर पे हुआ था। ठीक है। और उसकी सिर्फ कॉस्ट आई थी 4.2 बिलियन पाकिस्तान रुपीस, 60 पैसे पर डॉलर। ठीक है। और इससे आपको जितना बेनिफिट हुआ है आप सोच भी नहीं लग सकते। मगर एक लॉबी थी लोकल मैन्युफैक्चरर की। अब आप मुझे एक बात बताएं, एक गाड़ी आपको यहाँ लोकल मिलती है 40 लाख की, अब वर्थ है वो 40 लाख की? नहीं है। मैं आपको यकीन से कह सकता हूं नहीं है। अगर आपने इंपोर्ट अलाउ कर दी ना तो यही गाड़ी से 10 टाइम्स बेटर, उसी मॉडल की, उसी कंपनी की, आपको 35 लाख में मिल जाएगी। बिल्कुल ठीक है। तो ये आप मुझे बताएं ना कि ये ट्रांसफर प्राइसिंग कैसे हो रही है? इसका तो कोई आज तक जवाब नहीं दे सका। डिलीशन पॉलिसी आपकी थी, आज तक आप नहीं कर सके। कोई भी हुकूमत, कोई भी हो, ये हो या पिछले वाले हो, आप क्यों इन्फोर्स नहीं करा सक रहे? इसलिए नहीं करा सक रहे। और आप फिर कहते हैं कि इसकी जेब में गया, उसकी जेब में गया। तो भाई जिसकी जेब में जा रहा है, तो साहब आखिरी 1 मिनट है, इसको जरा कंपोज कर दें सारी चीज को। देखिए, और ट्वीट से स्टार्ट करूं तो अल्लाह करे कामयाबी हमारा मुकद्दर बने। और अगर मैं आपको सही हालात बताता हूं तो ये आपको कोई अप्रैल के एंड में मेरा ख्याल है सही आपको पता चलेगा, क्योंकि अभी हम भी एस्टिमेट्स करेंगे और मार्च की जो फिगर जाएंगी ना वो सही आपको बेंचमार्क देंगी कि जून कैसा रहेगा। ठीक है। इस वक्त तक मेरा ख्याल है कबलज वक्त होगा। अभी तक स्पीड ठीक है गाड़ी की? मैंने आपको पहले भी कहा था कि जब कोविड के बाद से बिल्कुल बंद था, उस वक्त से खुलने के बाद जाहिर बात है वो एक उसमें एक्टिविटी बढ़ी। मतलब आप समझते हैं कि बंद के गेट खुले हैं, पानी आना शुरू हुआ है, पीछे कितनी देर तक आएगा कुछ कह नहीं सकते, सैलाब है। हम बेहतरी की तवक्का रखें, मगर मेरा ख्याल है हालात कबल अज़ वक्त होंगे, ये बताना। चलें नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इसी बात के साथ इख्तिताम करेंगे कि कोई भी माशी आशारिया हो उसके ऊपर शादियाने बजाने के बजाय उस पर गौर करना होगा, उसको देखना होगा कि वो आम आदमी की ज़िंदगी तब्दील करने का सबब बन सकेगा नहीं बन सकेगा, क्योंकि लोगों को अल्टीमेटली रिलीफ चाहिए। आज के प्रोग्राम से इतना ही, अगले प्रोग्राम तक लिया दीजिए। अल्लाह।